जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन की एक नई श्रृंखला को चालू करने जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उसको देखते हुए हमने यहाँ पर एक नई श्रृंखला चालू की है। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग रीजनिंग की, मैथ की, सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी से रिलेटेड क्लास लेने वाले हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी सामान्य ज्ञान से संबंधित होगी। याद रखिएगा, आपकी जो भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल की आपकी आगामी परीक्षा लगी हुई है, सीआईएसएफ फायरमैन की, तो वो भी कैंडिडेट इस क्लास को देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा आज का सेशन है, ये सेशन आपका सामान्य ज्ञान का होगा। जिस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्नों को सेट किया हुआ है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश यानी मदरसा की स्थापना की थी। आपको बताना है कि जो मदरसा की स्थापना की थी सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न यहीं से बनता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके वारेन हेस्टिंग। जी हाँ, आपका पहला प्रश्न आपसे पूछ लेगा, कई बार आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे आपके वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, तो इन्होंने मुस्लिम मदरसा जो था इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, तो याद रखिएगा 1781 में इन्होंने की थी। और ये कहाँ पर की थी, तो ये की थी आपकी कलकत्ता में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जी हाँ, इन्होंने एक मदरसे की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पर की थी, कलकत्ता में। यहाँ पर आपके दो प्रश्न तैयार होते हैं। सबसे पहला कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। और यहाँ पर इन्होंने एक मदरसे की स्थापना की थी जो कि मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए था। तो ये कहाँ पर था, तो ये कलकत्ता में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी। जी हाँ, दास वंश की शुरुआत जो है भारत में किसने की थी, तो याद रखिएगा दास वंश की जो शुरुआत की थी ये आपका कई बार एसएससी के एग्जामों में, यानी आपका जो टीसीएस पैटर्न पर आपकी परीक्षाएं अब कराई जा रही हैं। जी हाँ, कंप्यूटर बेस्ड जो भी आपकी परीक्षाएं कराई जा रही हैं टीसीएस ले रहा है, तो उसी का ये पैटर्न का सवाल है, क्योंकि एसएससी काफ़ी बार इसको पूछ चुका है। तो याद रखिए, दास वंश की जो शुरुआत की थी ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको यहाँ पर दास वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछता है कि इसको क्या कहा जाए, तो इसकी उपाधि एक है लाख बख्श। याद रखिएगा, लाख बख्श इसे कहा जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। जी हाँ, दीन ए इलाही धर्म एक चालू किया था। ये किसने चालू किया था, तो याद रखिएगा ये आपका किया था अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने इसकी स्थापना की थी दीन इलाही धर्म की। और ये कब की थी, तो ये की थी 1582 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसका सन भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लेगा कि दीन इलाही की शुरुआत कब की गई थी, तो 1582 में की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करते रहना है, याद रखना है अपने माइंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। इसका एक उपनाम भी है दीन इलाही का। जी हाँ, इसको अगर आपसे थोड़ा प्रश्न घुमाएगा या थोड़ा मॉडरेट करेगा तो ये पूछ लेगा कि तौहीद ए इलाही। जी हाँ, तौहीद ए इलाही भी इसे कहा जाता है, दीन ए इलाही को। क्योंकि अब आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न ना पूछ के थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछता है, तौहीद ए इलाही। जी हाँ, ये आपको याद रखना है, तौहीद ए इलाही के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि आप आपसे सीधे डायरेक्ट ना पूछ के कि दीन ए इलाही ना देकर पूछ लेगा कि तौहीद ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपकी अकबर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य कौन करता है। जी हाँ, मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है ये कौन करता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार की जो रक्षा करता है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो हैं मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं। आपसे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं। जी हाँ, मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको ये कमेंट में बताना कि मौलिक अधिकार जो ये कहाँ से लिए गए हैं। तो याद रखिए, मौलिक अधिकार की अगर बात कर लेते हैं तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जी हाँ, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार
लिए गए हैं आपके। काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि मौलिक अधिकार कहाँ से, तो अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, यानी संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में, तो ये आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? जी हाँ, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो याद रखिएगा, ये आपका संसद को है। याद रखिएगा, संसद को भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, ये आपकी भूगर्भ की तीन जो सीमा यानी तीन परत आपकी पाई जाती हैं, सियाल, सीमा तथा निफे, तो इसका विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्वेस के द्वारा। याद रखिएगा, स्वेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? जी हाँ, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, ध्रुवों की तरफ जब आप जाएंगे तो आपके अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति जो होगी ये घटती है। याद रखिए, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? तो याद रखिएगा, स्थित जो दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, तो ये आपका पालघाट दर्रा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पालघाट दर्रा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? यानी सरदार सरोवर बांध जो है ये स्थित है, यानी आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। जी हाँ, गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ और बांध जो आपके पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि हीरा कुंड बांध। जी हाँ, आपका पूछ लेगा हीरा कुंड बांध। तो हीरा कुंड बांध आपका याद रखिएगा उड़ीसा में है। जी हाँ, उड़ीसा में है हीरा कुंड बांध आपका। अगर बात कर लेते हैं भाखड़ा की, तो भाखड़ा आपका हो जाएगा पंजाब में। जी हाँ, भाखड़ा आपका पंजाब में हो जाएगा। तो भाखड़ा नागल बांध आपका पंजाब में हो जाएगा। अगर वहीं टिहरी बांध की बात करें तो ये आपका उत्तराखंड में। जी, ये आपको पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ याद रखिएगा। एक तो आपका हीरा कुंड हो गया, तो ये आपका हो गया उड़ीसा में। याद रखिएगा, उड़ीसा में। अगर बात कर लेते हैं भाखड़ा की, जी हाँ, शॉर्टकट में लिखे देता हूँ भाखड़ा की, अगर तो ये आपका पंजाब में। जी हाँ, पंजाब में। अगर वहीं बात कर लेते हैं टिहरी की, जी हाँ, टिहरी बांध की, तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में है। जी हाँ, उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ये बांध आपके पूछे गए एग्जाम में और आने वाली परीक्षाओं में आपके पूछे भी जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है? जी हाँ, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ में किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका कहा जाता है वैश्वीकरण। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वैश्वीकरण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको हम लोग देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय में जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है आपका। याद रखिएगा, विनिर्माण जो आपका क्षेत्र होता है इसका योगदान सबसे ज़्यादा भारत की राष्ट्रीय आय में है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। आपको बताना है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? जी हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिए, कूलाम जो इसका होता है एसआई मात्रक होता है विद्युत आवेश का। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है।
2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 80,000 कैलोरी हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान नहीं देना क्योंकि ये आपका रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, याद रखिएगा रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जी हाँ, ये TCS बेस के जो प्रश्न है उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी है आपका, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ये कहते हैं ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले जो सामर्थ्य होता है यानी उसको कहते हैं ऊर्जा। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको, महावीर कौन थे, यानी महावीर जो थे कौन से नंबर के तीर्थंकर थे आपको बताना है। जी हाँ, महावीर स्वामी जो थे ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा ये आपके 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा कि महावीर स्वामी जो थे ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगर 23वें की बात करें तो 23वें जो तीर्थंकर थे तो ये आपके थे पार्श्वनाथ। जी हाँ, पार्श्वनाथ जो थे 23वें थे। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, कौन सी नदी जो है, तो याद रखिएगा ये आपकी कोसी नदी होगी। ये आपका काफ़ी ज़्यादा मार्ग बदलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार में बाढ़ का कारण बनती है मार्ग बदलने के लिए। वहाँ पर इसी के कारण जो है ज़्यादातर बाढ़ें आती हैं, जो बाढ़ आती है इसी के कारण, क्योंकि अपना मार्ग बदलती रहती है। तो इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा कोसी नदी को। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। जी हाँ, 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे आपके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादातर आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। जो आपके अभी CRPF के एग्ज़ाम हुए थे, CISF के, इनमें आपके पूछे गए थे। तो जनगणना से आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी कितनी थी। जी हाँ, तो याद रखिएगा तो ये आपकी थी 121.01 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 121 करोड़ के समथिंग, याद रखिएगा आपको केवल याद रखना है 121 करोड़। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। जी हाँ, अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो याद रखिएगा ये आपका बायोगैस जो है ये अपारंपरिक स्रोत है। याद रखिए अपारंपरिक स्रोत है। बाकी जो आपके हैं कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन, ये आपके पारंपरिक स्रोत हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। जी हाँ, राष्ट्रपति जो होता है इसको पदभार की शपथ जो है कौन दिलाता है। याद रखिएगा इसको पदभार की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही इनको शपथ दिलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को कहाँ के विचार से लिया है। आपको बताना है कि जो भारत में नीति निदेशक तत्व हैं संविधान में ये कहाँ से लिए गए हैं। जी हाँ, नीति निदेशक तत्व जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। तो याद रखिएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से, आयरलैंड गणतंत्र के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर बात कर लेते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार आपके हो जाएंगे अमेरिका से। जी हाँ, मूल अधिकार आपके अमेरिका से, मूल अधिकार आपके अमेरिका से। वहीं अगर बात कर लेते हैं समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा समवर्ती सूची काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा आपातकालीन की अगर उपबंध की बात करें तो ये आपकी जर्मनी से।
और संसदीय प्रणाली की अगर बात करते हैं तो ये आपकी इंग्लैंड से। तो ये पॉइंट मैं जो आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं पॉइंट जो आपके बोलता हूँ इनको आपको याद रखना है। तो संसदीय प्रणाली आपकी कहाँ से? इंग्लैंड से। आपातकालीन स्थिति अगर बात करें जर्मनी से। और मूल अधिकार की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और समवर्ती सूची की तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर इंग्लैंड से, माफ़ करिएगा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से। अगर मूल कर्तव्य की बात करें, याद रखिएगा काफ़ी सारे बच्चों को मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में डाउट रहता है। तो मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ के रूस से यानी लिए गए हैं, सोवियत संघ से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार जो है यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ से प्रश्न आपके, भाखड़ा नागल परियोजना अवस्थित है। जी हाँ, भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये पंजाब में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंजाब में। भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये पंजाब में है। और किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर, याद रखिएगा सतलज नदी पर। चलिए आगे देखते हैं। रॉक गार्डन कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, रॉक गार्डन जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा रॉक गार्डन जो है ये आपका चंडीगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? जी हाँ, मात्रक भी आपके साइंस से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका मात्रक है? तो याद रखिए ऊर्जा की इकाई है। याद रखिए ऊर्जा की इकाई या मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई या मात्रक है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 7 रंगों से मिलकर बने सफ़ेद प्रकाश में निम्नलिखित में से किस रंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? जी हाँ, किस रंग में जो होती है सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो आपकी ऊर्जा होती है ये बैंगनी रंग में होती है। जी हाँ, उच्च तरंग दैर्घ्य आपसे पूछेगा कि उच्च तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है? तो बैंगनी रंग में। तो आपसे पूछता है कि उच्चतम आवृत्ति या उच्चतम तरंग दैर्घ्य, तो ये किसका होता है? तो ये बैंगनी का यानी वॉयलेट रंग का। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।